अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। और फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल जो है ये एक्चुअली इससे पहले हमने जो दोनों वीडियोस देखी हैं आपने वो हमारा आप लेक्चर जाके देखें, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एक्चुअली जब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल की बात करते हैं तो ये एक ऐसी साइक्लिक चेंजेस होती हैं, इसके बारे में आपको पता है कि जो कि एक ह्यूमन फीमेल में होता है। एक पहली चीज़ आपने याद रखनी है कि ये जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है, इसको हम ह्यूमन्स के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कहते हैं। इस साइकिल को हम मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कहते हैं, ठीक है? अब ये जो ह्यूमन्स के अंदर, ये याद रखना है, मैमल्स के अंदर, ये सिर्फ ह्यूमन्स के अंदर होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब एक तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि ये जो हमारे पास रिप्रोडक्टिव साइकिल है, ये क्या होती है? ये रिप्रोडक्टिव चेंजेस होती हैं। और ये जो रिप्रोडक्टिव चेंजेस होती है, इनको कौन रेगुलेट करता है? नेक्स्ट आपने ये बात क्लियर रखनी है कि इनको एक तो पिट्यूटरी गोनाडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज करते हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होंगे, और दूसरा इनको हाइपोथैलेमस कंट्रोल करेगा। तो ये दो चीजें जो है ये क्या करती हैं? ये रिप्रोडक्टिव साइकिल को कंट्रोल करती हैं। अब ये जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है, इसकी जो चेंजेस आती हैं ये दो जगहों पे आती हैं। ये फीमेल के अंदर ओवरी में भी चेंजेस आएंगी, और ये जो है वो यूट्रस के अंदर भी चेंजेस आती हैं। अगर चेंजेस ओवरी के अंदर होती हैं तो उसे हम ओवेरियन साइकिल कहते हैं, और अगर चेंजेस यूट्रस के अंदर होंगी तो उसे हम यूट्राइन साइकिल कहते हैं। बाकी आपको इस बारे में पता है कि जो ये रिप्रोडक्टिव साइकिल है ये कितने डेज पे कंप्लीट होता है? ये 28 डेज पे कंप्लीट होता है। हम इस रिप्रोडक्टिव साइकिल को प्रिसाइजली फॉलो अप करेंगे कि इस रिप्रोडक्टिव साइकिल में क्या क्या होता है, और इसकी जो फेजेस हैं, 4 फेजेस, वो किस तरह से चलती हैं। अभी तक आपने सिर्फ याद रखना है कि दो जगहों पे चेंजेस आती हैं फीमेल के अंदर, ये साइक्लिक पीरियड में आती हैं एवरी 28 डेज। और जो ओवरी के अंदर चेंजेस आती हैं उन्हें हम ओवेरियन साइकिल कहते हैं, और जो यूट्रस के अंदर चेंजेस आती हैं उन्हें हम यूट्राइन साइकिल कहते हैं। और ये जो 28 डेज का एवरेज साइकिल होता है ये चेंज हो सकता है। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि फीमेल के अंदर ये साइकिल कांस्टेंट होगा, ये साइकिल चेंज हो सकता है। और कौन से फैक्टर्स इस साइकिल को चेंज कर सकते हैं जो इस साइकिल की वेरिएशन की वजह बनेंगे? एक तो हमारे पास जो है वो मेल न्यूट्रिशन, स्ट्रेस, फिजिकल एक्टिविटीज और हार्मोनल इम्बैलेंस, डिफरेंट टाइप ऑफ फैक्टर जो एक फीमेल थ्रू आउट इट्स 28 डे पीरियड फेस करेगी। उसके दौरान इसको कोई भी जो है वो फैक्टर इसको इफेक्ट कर सकता है, और वो फैक्टर जो है वो क्या करेगा? वो इसकी जो एवरेज है, ड्यूरेशन एवरेज है, वो उसको चेंज कर सकता है। अब ये जो हमारे पास साइकिल है ये 4 फेजेस में कंप्लीट होता है। हम कहते हैं इट इज कंप्लीटेड इन 4 स्टेजेस और 4 फेजेस। ये 4 स्टेजेस या 4 फेजेस में कंप्लीट होगा। अब इसकी जो सबसे पहली हमारे पास फेज है वो हमारे पास है फॉलिक्यूलर फेज। सेकंड फेज जो है वो ओव्यूलेशन की फेज होती है, या इसको हम ओव्यूलेटरी फेज भी कहते हैं। फिर हमारे पास ल्यूटियल फेज होती है, और फिर हमारे पास लास्ट वन इज द मेंस्ट्रुअल फेज। अब ये जो हमारे पास फॉलिक्यूलर फेज होती है, फॉलिक्यूलर फेज एक्चुअली 7th to 14th डे होती है। अच्छा, आपने एक बात याद रखनी है, ये जो साइकिल है ये जैसे मैंने कहा ये 28 डेज का साइकिल है। तो ये साइकिल चलेगा फ्रॉम 1 to 28 डेज। ये साइकिल ऐसे फर्स्ट डे से चलेगा और 28 डेज तक ये साइकिल मूव करता है। अब ये जो साइकिल है इस 28 डेज में इस साइकिल के अंदर कुछ चेंजेस आएंगी, कुछ वेरिएशंस आएंगी, और वो वेरिएशंस डिफरेंट स्टेजेस पे आती हैं। और इस साइकिल के अंदर जितनी वेरिएशंस आती हैं उन वेरिएशंस को हमने 4 फेजेस के अंदर डिवाइड कर दिया। अब ये जो साइकिल का हमारे पास जो पहली फेज होती है वो आपने याद रखना है, वो एक्चुअल मेंस्ट्रुअल फेज होती है। ये बात क्लियर रखनी है, जो फर्स्ट फेज होती है वो मेंस्ट्रुअल फेज होती है। और मेंस्ट्रुअल फेज तक पहुंचने के लिए हम उसको शुरू से पढ़ेंगे, फिर हम मेंस्ट्रुअल फेज पे जाएंगे, और फिर हम इसको टोटली डिकोड कर देंगे। अब जो फॉलिकुलर फेज होती है इसमें एक्चुअली फॉलिकल की प्रोडक्शंस होती हैं, और इसको फॉलिक्यूलर फेज इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें फॉलिकल मैच्योर होते हैं। फॉलिकल एक्चुअली ये ग्रुप ऑफ सेल्स हैं। आप डायग्राम में देखें तो फॉलिकल्स जो हैं ये आप यहां पे ये देखें, प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स, और प्राइमोर्डियल फॉलिकल से हमारे पास ये क्या है? ये हमारे पास प्राइमरी फॉलिकल। अब ये जो प्राइमरी फॉलिकल है ये एक्चुअली ये क्या हुआ है? ये हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, ये एक्चुअली फर्स्ट स्टेज है।
जिसमें ओवरी के अंदर फॉलिकल्स बनेंगे, फिर उन फॉलिकल्स के जरिए एग सेल होगा। समझ आ रही है मेरी बात? कि फॉलिकल्स बनेंगे, उन फॉलिकल्स से एग सेल प्रोड्यूस होगा। अब ये जो फॉलिकल्स बनते हैं एक्चुअली ये किसके जरिए बनते हैं? ये बनते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इन फॉलिकल्स को मैच्योर करेगा। अब ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आता है ये क्या करेगा? इन प्राइमरी फॉलिकल्स में से एक फॉलिकल को मैच्योर करेगा। अच्छा, आपने यहां बात याद रखनी है कि यहां पे हंड्रेड्स ऑफ फॉलिकल्स मौजूद होंगे, ठीक है? हंड्रेड्स ऑफ फॉलिकल्स मौजूद होंगे, लेकिन फीमेल में एक टाइम में सिर्फ एक एग बनेगा। ओके, क्लियर? एक टाइम में एक एग बनेगा, इसलिए उसमें सिर्फ एक फॉलिकल ही मैच्योर होगा। तो यहां पे आप देखो कि फॉलिकल आएगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आएगा कहां से? पिट्यूटरी ग्लैंड से, और वो आके क्या करेगा? फॉलिकल को मैच्योर करेगा, फॉलिकल मैच्योरेशन होगी। और जैसे ही फॉलिकल मैच्योरेशन हो जाएगी तो फिर हमारे पास क्या होगा? ओओजेनेसिस। ओओजेनेसिस किसको कहते हैं? आप वापस जाएं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का लेक्चर देखें इसके बाद, तो आपको आइडिया होगा। उसमें मैंने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओओजेनेसिस को कंप्लीट एक्सप्लेन किया है। अब ओओजेनेसिस जो है ये हमारे पास क्या होती है? वो कंटिन्यू रहती है, जिसे एक फॉलिकल के अंदर एग सेल प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। अब यहां पे ये मैंने क्लियर भी कर दिया, ओनली वन फॉलिकल बिकम कंप्लीटली मैच्योर। क्लियर? सिर्फ एक फॉलिकल मैच्योर होगा, अदर फॉलिकल्स डीजेनरेट हो जाएंगे बाय अ प्रोसेस कॉल्ड फॉलिकल अट्रेसिया। तो फॉलिकल अट्रेसिया का एक प्रोसेस होगा, और उस प्रोसेस के जरिए हमारे पास इस फॉलिकल अट्रेसिया के जरिए क्या होगा कि ये डीजेनरेट हो जाएगा। क्लियर? अब सेकंड हमारे पास जो स्टेज आएगी ओव्यूलेशन। अब यहां से आपने बात याद रखनी है कि जो हमारे पास फॉलिकल मैच्योर हो जाता है। अच्छा, आपने एक और चीज याद रखनी है, इसमें हार्मोनल जो सीक्वेंस है आपने उसको फोकस करना है। जब आप इसका हार्मोनल सीक्वेंस फोकस कर लेंगे आपको एमसीक्यू अटेम्प्ट करना बहुत इजी हो जाएगा। अब इसमें आपने देखा कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आया, फर्स्ट हार्मोन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और इसने क्या किया? ये पहला हार्मोन है, मैं यहां पे नंबर 1 लिख देता हूं ताकि आपको याद रह जाए। इसने आके फॉलिकल मैच्योर किया। अब जैसे ही फॉलिकल मैच्योर होगा तो फिर हमारे पास एस्ट्रोजन प्रोड्यूस होगा। एस्ट्रोजन, अब ये सेकंड हार्मोन है, ये इसको मैं नंबर 2 कर देता हूं। एस्ट्रोजन हार्मोन आया। अब ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन है इसने आके क्या करना है? अब जाहिर सी बात है कि जब आपने बात याद रखनी है कि जब ओवोजेनेसिस हो जाती है तो ओवोजेनेसिस के बाद अब ओवरी के अंदर भी चेंजेस आएंगी, क्योंकि एग सेल प्रोडक्शन का मतलब है कि चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन, और चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन का मतलब है कि फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, और जाइगोट और एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के लिए 9 मंथ फीमेल ने उसको डेवलप करवाना है। उस चीज के लिए ओवरी का प्रिपेयर होना बहुत जरूरी है, और ओवरी की प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन और ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन, क्योंकि एस्ट्रोजन का रिलीज होना इस बात की निशानी है कि प्राइमरी फॉलिकल मैच्योर हो चुका है। एक फॉलिकल मैच्योर हो चुका है और वो एक्स सेल में ओजेनेसिस में जा रहा है, कंटिन्यू है। तो एस्ट्रोजन ने आके क्या करना है? यूट्राइन वॉल्स को थिक करना स्टार्ट कर देना है। तो एस्ट्रोजन ने एंडोमेट्रियम की थिकनेस करनी है, एफएसएच को स्टॉप कर देना है। तो यहां से आपने एक बात याद रखनी है कि एस्ट्रोजन एग्जिबिट नेगेटिव फीडबैक ऑन द एफएसएच। एस्ट्रोजन जो है वो एफएसएच के ऊपर नेगेटिव फीडबैक डालेगा। तो जैसे ही नेगेटिव फीडबैक डालेगा एफएसएच कम होना शुरू हो जाएगा, एंडोमेट्रियम प्रिपेयर होना शुरू हो जाएगी, और यूं ओवरी के अंदर चेंजेस जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाएंगी। क्लियर? अब जैसे ही एस्ट्रोजन आएगा तो अगली स्टेज हमारे पास आ जाएगी ओव्यूलेशन। अब ओव्यूलेशन क्या होती है? ये एक्चुअली मिड स्टेज है। यहाँ पे आपको ये क्लियर है, यूजुअली इन द मिड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। और ये कौन सा डे होता है? ये ऑलमोस्ट हमारे पास 14th डे होता है। ठीक है, ये कौन सा डे है? 14th डे। हाई लेवल ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, थर्ड हार्मोन का नाम आपको नजर आ रहा है LH। ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है ये किसकी वजह से आता है? एस्ट्रोजन की वजह से। ये मैंने आगे लिख भी दिया है, पॉजिटिव फीडबैक विद एस्ट्रोजन। यहां से आपको एक और एमसीक्यू क्लियर होना है कि एस्ट्रोजन का नेगेटिव फीडबैक किस पे होता है और एस्ट्रोजन का पॉजिटिव फीडबैक किस पे होता है।
तो LH के ऊपर एस्ट्रोजन का पॉजिटिव फीडबैक होता है। जितना एस्ट्रोजन ज्यादा होता रहेगा उतना LH हमारे पास बढ़ता रहेगा और फिर ये ओवम रिलीज कर देगा। किससे? ग्राफियन फॉलिकल से। यहां से अब आप डायग्राम में दोबारा देखें कि ये प्राइमरी फॉलिकल, इसमें एक फॉलिकल जो है वो मेच्योर हुआ जिसको हम ग्रेन्युलोसा सेल्स के नाम से देखा, और उसके बाद हमारे पास ये सेकेंडरी फॉलिकल, और ये जो सेकेंडरी फॉलिकल है इसको हम ग्राफियन फॉलिकल भी कहते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास ये एक्सेल मौजूद है या ओसाइट मौजूद है। अब इस ओसाइट के अंदर या इस ओवम के जो आपको नजर आ रहा है, मैंने इसको राउंड किया हुआ है, इसके ओवम रिलीज होगा। इससे क्या होगा? ये देखो, ओव्यूलेटेड सेकेंडरी ओसाइट, कि ये वो स्टेज है कि जब हमारे पास ये एग सेल ओवरी से रिलीज हो रहा है। तो ये जो साइकिल मैंने दिखाया हुआ है ये ओवेरियन साइकिल है कि किस तरह किन किन स्टेजेस के जरिए ये ओवम प्रोडक्शन होती है और ओवम यहां से रिलीज होगा। ठीक है, अब यहां से आप देखो कि जब हमारे पास ओवम रिलीज हो गया तो इट मींस नाउ देयर इज अ मैक्सिमम चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन। जब ये चांस हो गया फर्टिलाइजेशन का तो अब फर्टिलाइजेशन होनी है। अब ल्यूटियल फेज में क्या होगा कि ल्यूटियल फेज ओव्यूलेशन के बाद शुरू होती है। अब 14th डे पे ओव्यूलेशन हुई, अब ल्यूटियल फेज ओव्यूलेशन के बाद शुरू होगी। अब इट लास्ट फ्रॉम 15 टू 28 डेज और इसमें फॉलिकल्स एम्प्टी हो जाती हैं, जो कि हमारे पास ये देखो, क्योंकि ओवम तो रिलीज हो गए। डायग्राम के ऊपर आप फोकस करें कि जब ओवम रिलीज हो गया, ये जो पीछे फॉलिकल्स हो गए, अब ये एम्प्टी फॉलिकल्स हैं, ये किस में कन्वर्ट हो गए? ये एक येलो स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गए और ये जो येलो स्ट्रक्चर है ये बन जाता है कॉर्पस ल्यूटियम। ये मेरी बातें आपने याद रखनी है। ये येलो स्ट्रक्चर क्या बन गया? येलो स्ट्रक्चर बन गया कॉर्पस ल्यूटियम। और ये कॉर्पस ल्यूटियम का काम क्या होता है? यहां पे आप देखें कि ये प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करेगा। नाउ इट इज द फोर्थ हार्मोन। You must remember the sequence of these hormones. The first hormone is the follicle stimulating hormone, पिट्यूटरी ग्लैंड से आएगा, फॉलिकल को मैच्योर कराएगा। Second hormone estrogen that will be produced in response to mature follicle that will cause the thickness of endometrium and inhibition of FSH. Increase in estrogen will lead to the production of LH, luteinizing hormone that will induce ovulation. Ovulation is the release of ovum from Graafian follicle or secondary oocyte, okay, in the form of secondary oocyte from the follicles. And the fourth hormone is the progesterone, which will be secreted through corpus luteum, the yellowish glandular structure that will be produced in the ovary after the ovulation. जो follicles बच जाएंगे, उन follicles के बचने के बाद हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम जनरेट हो जाएगा। अब कॉर्पस ल्यूटियम जनरेट हुआ, कॉर्पस ल्यूटियम ने किया प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रीट। यू हैव टू रिमेंबर द फंक्शंस ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। व्हाट प्रोजेस्टेरॉन विल डू? इट विल थिक द एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम की थिकनेस होगी, प्लेसेंटा की फॉर्मेशन होगी। प्लेसेंटा इज एक्चुअली द कनेक्शन बिटवीन मदर एंड फीटस, and then it will inhibit the FSH, follicle stimulating hormone and luteinizing hormone. क्यों? क्योंकि follicle stimulating hormone को inhibit करने का मकसद है no more mature follicles। एक एग सेल बन चुका है, अब उसकी फर्टिलाइजेशन के लिए वेट करना है, फर्टिलाइजेशन का चांस है, तो मजीद पीछे फॉलिकल्स नहीं चाहिए। और LH का काम क्या है? अभी हमने पीछे पढ़ा कि हमारे पास जो है वो LH ओव्यूलेशन इंड्यूस करेगा, तो इसलिए ना हमें कोई मजीद ओव्यूलेशन चाहिए, तो इसलिए इनहिबिशन ऑफ LH भी हमने कर देनी है। नाउ व्हाट अबाउट मेंस्ट्रुअल फेज? मेंस्ट्रुअल फेज होगी अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती। ये साइकिल तब रिपीट होगा अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती। अगर यहां पे फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर मेरी बात? अब अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो फिर हमारे पास क्या होगा? जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये डीजनरेट हो जाएगा। यहां पे आप डायग्राम में देखें कि ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये फिर जाके क्या हो जाएगा? ये डीजनरेट हो जाएगा। जब ये डीजनरेट होगा तो ऑटोमेटिकली जो प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस हो रहा था वो किसके रिस्पॉन्स में हो रहा था? वो कॉर्पस ल्यूटियम के रिस्पॉन्स में हो रहा था। तो इसलिए कॉर्पस ल्यूटियम की डीजनरेशन होगी, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल गिर जाएगा, और जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल गिरेगा तो वो जो एंडोमेट्रियम थिक हुई हुई हैं वो टूट के गिरना शुरू हो जाएंगी और ब्लड और डेब्रिस की फॉर्म में मेंस्ट्रुअल फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह फिर से ये सारी की सारी यूट्राइन वॉल्स को क्लियर किया जाएगा
और यूट्राइन वॉल्स की क्लैरिटी कितने दिनों में होगी, ऑलमोस्ट 3 to 7 डेज में होगी, ठीक है, मिनिमम 3 एंड मैक्सिमम 7 डेज में, और एवरेज इसके जो दिन होते हैं वो 5 to 7 डेज होते हैं, और ये फर्स्ट टू सेवंथ डे जो है ये वेरी करेगा। अब हमारे पास जो है वो ये 4 फेजेस हैं, और फिर से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और फिर से सब कुछ शुरू हो जाएगा। ये कुछ जल्दी से एमसीक्यूज देख लें कि हमारे पास ये आप देखें, द फर्स्ट फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, पहली फेज कौन सी है, यस, मेंस्ट्रुएशन फेज। आपने ये बात याद रखनी है कि अब जो हमारे पास पहली फेज है, ये कौन सी फेज है, ये यहाँ पे मैं ऑप्शन लिख देता हूँ, मेंस्ट्रुएशन फेज, ठीक है। और द लास्ट फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, लास्ट फेज कौन सी है इसमें, जी, वेरी गुड, ल्यूटियल फेज, ओके, यस। अब जो लास्ट फेज है, ये हमारे पास कौन सी फेज है, ये है ल्यूटियल फेज। और लॉन्गेस्ट फेज कौन सी है, ये बताएं जरा, लॉन्गेस्ट फेज, लॉन्गेस्ट फेज होती है ए, फॉलिक्यूलर फेज। अच्छा, आपने एक बात याद रखनी है, यहाँ पे मैं आपको कुछ और भी बता देता हूँ कि जो फॉलिक्यूलर फेज होती है, ये एक्चुअली इसकी जो लेंथ होती है, लेंथ वेरीज, ठीक है, इसकी लेंथ वेरी कर सकती है, क्योंकि इसकी लेंथ डिपेंड करती है किसके ऊपर, हमारे पास इसकी लेंथ डिपेंड करती है मेंस्ट्रुएशन के ऊपर भी, और चूंकि मेंस्ट्रुएशन के बाद होनी होती है और ओव्यूलेशन से पहले होनी होती है, तो इसकी लेंथ वेरी कर सकती है, और जिसकी वजह से ये लॉन्गेस्ट फेज भी हो सकती है। समटाइम्स ओव्यूलेशन जो है वो डिले हो जाती है। डिले होने का मतलब ये है कि किसी भी रीजन की वजह से, जैसे मैंने शुरू में बताया कि इस मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिफरेंट फैक्टर्स जो हैं वो क्या कर सकते हैं, या यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ये इफेक्ट कर सकते हैं, और इन फैक्टर्स की वजह से ओओजेनेसिस स्लो है, या ओव्यूलेशन हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से नहीं हो रही। अब जितनी देर हमारे पास ओव्यूलेशन नहीं होगी, उतनी देर फॉलिकल की मैच्योरिंग फेज अगर चल रही है, तो वो कौन सी फेज है, वो फॉलिक्यूलर फेज है। तो यहाँ से एक बात याद रखनी है कि जो फॉलिक्यूलर फेज होती है, ये एक्चुअली इसकी लेंथ मोस्ट वेरी करती है, ठीक है, ये कंसेप्ट आपने याद रखना है। और किस फेज की जो ड्यूरेशन है वो कांस्टेंट रहती है, अगर जो है वो वेरी भी करती है, तो ये आपने याद रखना है, यस, सी जो है ये हमारे पास ल्यूटियल फेज, इसकी ऑलमोस्ट 14 डेज की ड्यूरेशन होती है। तो जब भी ओव्यूलेशन हो जाएगी, उसके अगले 14 डेज के अंदर अंदर मेंस्ट्रुएशन हो जानी होती है। तो इसलिए अगर पहली फेज बहुत डिले भी होती है, तो ल्यूटियल फेज आफ्टर जो ओव्यूलेशन की फेज होती है, ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है। क्लियर, ये बात आपने याद रखनी है। इफ द ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, नेक्स्ट एमसीक्यू देखें, इफ द ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज 28 डेज, व्हाट वुड बी द ड्यूरेशन ऑफ ओवेरियन साइकिल। ऑटोमेटिकली 28 डेज ही है, क्योंकि ओवेरियन और यूट्राइन साइकिल एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है। अगर जो है वो ओवेरियन 28 का होगा, तो फिर हमारे पास ओवेरियन भी जो है वो यूट्राइन भी 28 का होगा, ठीक है। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 का है, तो ऑटोमेटिकली ओवेरियन और यूट्राइन दोनों पैरेलल ही होते हैं, तो 28 डेज। व्हाट वुड बी द डे ऑफ ओव्यूलेशन, जो ओव्यूलेशन का डे कौन सा होता है, ओव्यूलेशन का जो डे होता है, वो हमारे पास जो 14th डे होता है, ठीक है। जो 14th डे होगा, ये ओव्यूलेटरी डे होगा, अगर साइकिल नॉर्मल चल रहा है। एंड व्हाट वुड बी द ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ड्यूरेशन कितनी होगी, 7 डेज, और जैसे मैंने अभी आपको बताया भी था कि 3 to 7 डेज वेरी करती है, लेकिन मैक्सिमम 7 डेज होती है, और एवरेज 5 to 7 डेज ये चल रही होती है। तो ये हमारे पास रिप्रोडक्टिव साइकिल है। तो इसमें कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें, और अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।